हेलो डियर, शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश और क्षेत्र। क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है, इसे ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। क्योंकि हम लोग जो है इस चैप्टर में आप लोग को स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाएंगे, इसलिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो देखिए, फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेश के बारे में जो अध्ययन करता है फिजिक्स का ब्रांच, वो क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे प्रिंटिंग मशीन जो होता है, छायाप्रति मशीन जिसे फोटोस्टेट कहते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर, स्थिर विद्युत स्मृति, भूकंप लेखी, ये सभी जो है स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आवेश क्या है। देखिए, आवेश क्या है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व ग्रीक निवासी थेल्स नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के कण इत्यादि को आकर्षित कर लेता था। सर्वप्रथम जो है थेल्स ने यह देखा कि एम्बर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा गया तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के कण इत्यादि को वह आकर्षित कर लेता है। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। एम्बर ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रम। उसी के आधार पर जो है विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रॉन इत्यादि का नाम पड़ा। देखिए, एम्बर का ग्रीक भाषा में नाम होता है इलेक्ट्रम, और इलेक्ट्रम से ही आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब जितना भी नाम है आपको इलेक्ट्रम से ही पड़ा। क्योंकि शुरुआत हुआ है एम्बर से, और एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं। उसी के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इत्यादि का नाम दिया गया। ठीक है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है और एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है और प्लास्टिक को ऊन से रगड़ा जाता है तो एम्बर की तरह ही उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी यह भी आपको हल्के पदार्थ को आकर्षित कर लेता है। जैसे कागज के टुकड़ा आप लोग देखे होंगे, कंघी को जब बाल में, आप सूखे बाल में कंघी मारते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास जब लाते हैं तो कंघी क्या कर लेता है? उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो सर्वप्रथम जो है एम्बर नामक पदार्थ को, जिसे हम इलेक्ट्रम कहते हैं, एम्बर नामक पदार्थ को क्या किया गया था? ऊन से रगड़ा, और ऊन से रगड़ा गया तो देखा क्या? वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी, कण इत्यादि को आकर्षित कर लेता है। फिर जाकर के उसी प्रकार से प्रयोग क्या किया गया? कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया, एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया, और प्लास्टिक के छड़ को ऊन से रगड़ा गया तो देखा गया कि एम्बर के जैसा ही उसमें भी गुण उत्पन्न हो जाता है। चूंकि यह गुण जो है घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग घर्षण विद्युत भी इसको कहते हैं। ठीक है। और ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा जाता है, क्योंकि घर्षण के कारण वो आवेश उस पर उत्पन्न हो जाता है, और यह अवस्था जो होता है चार्ज अवस्था कहलाता है। पदार्थ में आवेश की प्रक्रिया कारण उत्पन्न यह आवेश जो है घर्षण का उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। समझ में आया बात? चूंकि यह जो है आवेश उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो गया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ में उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा? अमेरिका का वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या देखा कि जब कांच पर जो उपस्थित आवेश है, कांच को जब रेशम से रगड़ते हैं ना, तो कांच पर जो उपस्थित आवेश होता है उसे वह ऋण आवेश दिया गया। कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो उसने क्या देखा कि कांच के छड़ पर उपस्थित आवेश जो होता है वह धन आवेश होता है, और रेशम पर जो उपस्थित आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है।
समझे बात। तो उस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा, एक हुआ धन आवेश, दूसरा हुआ ऋण आवेश। 1750 ईस्वी में ये बात हुआ था। इसी प्रकार से एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट का छड़ ऋण आवेशित हो जाता है और बिल्ली का खाल धन आवेशित हो जाता है। समझे बात। देखिए समान अवस्था में जो होता है प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। समान अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। इस कारण से परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन कमी होने के कारण वह धनावेशित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो धनावेशित हो गया और इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर बढ़ गया तो वह ऋणावेशित हो जाता है। देखिए आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, क्योंकि क्यू बराबर होता है आई टी। आप लोग सुने होंगे क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। आई है धारा और धारा का मात्रा होता है एम्पियर और टी है समय, समय का मात्रा होता है सेकेंड। तो आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है जो 1 कूलाम के बराबर होता है। यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड जो होता है, 1 एम्पियर सेकेंड जो होता है वो 1 कूलाम के बराबर होता है। आवेश का बहुत सा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है या ईएसयू भी कह सकते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसे हम कहते हैं या फ्रैंकलिन कहते हैं। 1 कूलाम जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और 1 फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। समझ आए बात। 1 फैराडे कितना होता है, 96,500 कूलाम। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू या एब कूलाम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या था, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब कूलाम होता है। 1 कूलाम जो होता है 1/10 एब कूलाम यानी ईएमयू होता है। दिमाग में रखिएगा। आवेश का अनुमात्रक होता है माइक्रो कूलाम होता है और 1 माइक्रो कूलाम 10 के पावर -6 कूलाम होता है। मिली कूलाम होता है जो 10 के पावर -3 कूलाम होता है। नैनो कूलाम होता है 10 के पावर -9 कूलाम होता है। पीको होता है 10 का -12 कूलाम होता है। 1 पीको होता है 10 के पावर -12 कूलाम। आप लोग पढ़े होंगे एट्टो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। ठीक है। तो आवेश का ये सब मात्रक है। माइक्रो कूलाम जहाँ पर यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में तो वहाँ 10 समझ जाइएगा 10 का पावर -6 कूलाम हुआ। मिली कूलाम है तो 10 का -3 कूलाम हुआ। नैनो कूलाम है तो स्मॉल एन से नैनो होता है, स्मॉल एम से मिली होता है, बड़ा एन लिख दीजिएगा। ठीक है। 1 पीको कूलाम होता है 10 का -12 कूलाम। ठीक है। ये सब आवेश का अनुमात्रक है। लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन या ईएसयू होता है। ठीक है। देखिए आवेश का बीमीय सूत्र जो होता है वो आईटी या एटी होता है। आवेश एक अदिश राशि है। दिमाग में रखिएगा। आवेश में कोई डायरेक्शन नहीं, डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता। आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश के गुणधर्म क्या चीज़ होता है, देखिए विद्युत आवेश जो है वो योज्यता नियम का पालन करता है। योज्यता नियम क्या होता है, किसी भी सिस्टम में जितना चार्ज होता है उसे हम एक सिंपल बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं आवेश का योज्यता का नियम। देखिए आवेश एक अदिश राशि होता है और किसी भी सिस्टम में अगर आवेश मान लीजिए n आवेश है और वो Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn के रूप में है तो उस सिस्टम का कुल चार्ज जो है वो Q इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जो जैसे जनरल आप जो बीजगणित जोड़ते हैं उस हिसाब से जोड़ दीजिए। इसमें कोई डायरेक्शन का काम नहीं पड़ता है। सिस्टम का जो है टोटल चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यदि किसी सिस्टम में मान लीजिए इस प्रकार का चार्ज है तो इस प्रकार के चार्ज को हम कैसे टोटल सिस्टम का चार्ज जोड़ेंगे, तो जो धन चार्ज है धन में लिखेंगे, जो ऋण चार्ज है ऋण में लिखेंगे और जोड़ करके देखिए जो आया -1 कूलाम हो गया। ये पूरे सिस्टम का चार्ज हो गया। इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई मैटर नहीं रहता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। आवेश जो है वो संरक्षण नियम का पालन करता है। किसी अगर सिस्टम में कोई भी सिस्टम में आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है, यानी आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसका रूपांतरण होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसका रूपांतरण यानी चेंजिंग होता है। आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, यह ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसका स्थानांतरण करता है। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण
इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वो ऋण आवेशित हो जाता है। और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर चल जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन में कमी होने के कारण वह धनावेशित हो जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के कमी या अधिकता ही आवेशित होने का मेन श्रेय है। धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, यानी आवेश उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। युग्म विनाश। युग्म विनाश का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिट्रॉन से कराएंगे, सिस्टम में लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों मिल गया तो वो गामा किरण का उत्पत्ति करता है और गामा किरण पर कोई चार्ज नहीं होता। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऋणात्मक होता है जो कि -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, और पॉजिट्रॉन धनावेशित कण है जिस पर चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, और दोनों मिल गया तो ये आवेश का मान हो गया 0। और गामा किरण पर आप जानते हैं आवेश कुछ नहीं होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, गामा किरण का कोई द्रव्यमान नहीं होता, ना कोई आवेश होता है। युग्म उत्पादन देखिए, अब देखिए जब दो गामा अगर मिल गया, ये तो युग्म विनाश का था उदाहरण। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन से मिलाओगे तो गामा किरण प्राप्त हुआ, और गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पर -4 था, +4 दोनों मिलकर क्या हुआ 0। समझे बात। युग्म उत्पादन मतलब दो गामा किरण अगर मिला यानी शून्य आवेश है तो क्या पैदा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पैदा करेगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस और पॉजिट्रॉन पर चार्ज प्लस, दोनों मिल गया तो क्या हो गया शून्य, यानी रूपांतरण होता है। देखिए गामा से रूपांतरण हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, पॉजिट्रॉन में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से रूपांतरण हुआ गामा किरण में। गामा किरण, दो गामा किरण का यहाँ पर मिलने से क्या पैदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के मिलने से गामा किरण। तो यहाँ पर युग्म विनाश हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलने से युग्म का विनाश हो गया और यहाँ पर युग्म का उत्पादन हो गया। ठीक है, चलिए देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में भी एक एग्जाम्पल है। अगर यूरेनियम 92-238 को एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो जाता है, इससे एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो जाता है तो इसमें जो परमाणु संख्या में 2 घटेगा, द्रव्यमान संख्या में 4 घटेगा, जिससे थोरियम नाभिक का निर्माण होगा, और ये हीलियम नाभिक जिसे अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिए 92 इलेक्ट्रॉन हुआ, इधर यहाँ 90 इलेक्ट्रॉन हुआ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 92 इधर 92 इलेक्ट्रॉन हुआ और इधर 90 2 92, यानी कि रूप चेंज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का विनाश नहीं हुआ। इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन हुआ और इधर भी 90 2 92 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, यानी आवेश का सिर्फ स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से जो होता है नाभिक का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसको अगर हम जोड़ दें तो फिर वही नाभिक प्राप्त होता है जो पहले था। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि किसी भी निकाय में आवेश का मात्रा जो है वो Q बराबर Ne के फॉर्म का होना चाहिए। Q Ne का फॉर्म मतलब हुआ n जहाँ पूर्णांक संख्या है, पूर्ण गुणज संख्या है। पूर्णांक संख्या तो मत कहिए क्योंकि माइनस में भी हो सकता है, तो इसलिए माइनस में। Q क्या है, Q Ne है, n क्या है पूर्ण गुणज राशि है, और E जो है वो मूल आवेश है जिसे हम लोग क्वांटा भी कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, इसे हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण का क्या अर्थ हुआ कि किसी भी सिस्टम में आवेश का परिमाण जो है वो Q बराबर Ne के फॉर्म का होगा। यानी ऐसे नहीं कि आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1.6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसा नहीं। किसी भी सिस्टम में आवेश जो होगा ये पूर्ण गुणज में होगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूर्ण गुणज संख्या नहीं है। यानी n का मान सदैव पूर्ण गुणज में होना चाहिए। बात समझ में आया। n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पूर्ण गुणज संख्या होना चाहिए। तो यही आवेश का क्वांटमीकरण रूल हुआ। ठीक है, तो आवेश के क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटा जिसे हम कहते हैं, इसका मान तो आप जान गए -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है, और किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो है वो Q Ne के फॉर्म का होता है, जहाँ n जो है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर्वप्रथम 1912 ईस्वी मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटमीकरण का व्याख्या किया था। 1912 ईस्वी में किसने किया था, मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर आवेश के क्वांटमीकरण का व्याख्या किया था। चलिए
चौथा क्वेश्चन, विद्युत आवेश की निश्चरता क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश का निश्चरता यह है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी विराम अवस्था में जो आवेश होगा वही आवेश गति अवस्था में भी होगा। आवेश जो है वह वेग से स्वतंत्र होता है। किसी वस्तु को वेग दे देने से उस पर उपस्थित आवेश का मान चेंज नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान का मान चेंज हो जाता है। द्रव्यमान का मान चेंज होता है, ये रूल से चेंज होता है। आपेक्षिकता के सिद्धांत से m बराबर m0√(1 - v²/c², जहाँ m जो है वो गतिज द्रव्यमान है, m0 जो है वो विराम द्रव्यमान है, v जो है वो कण का वेग है और c जो है प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। यानी द्रव्यमान जो है वह वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश जो है वह वेग पर निर्भर नहीं करता है। यही आपको आवेश के निश्चरता का सिद्धांत है। यानी विराम अवस्था में जो आवेश होगा वही आवेश गति अवस्था में भी होगा, क्योंकि आवेश का मान वेग से स्वतंत्र होता है। तो आज बस इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।